अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मेरे पास ये बुक 2 है यानी D2। और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 5B में से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और देखते हैं इसमें हमारे पास क्या चीज़ गिवन है और हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट। हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, देखेंगे इसमें क्या चीज़ गिवन है, क्या फाइंड आउट करनी है और फिर अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट शुरू हो रही है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में बताया जा रहा है और रेक्टेंगुलर से आप समझ चुके होंगे, इससे मुराद रेक्टेंगल है, यानी जो 2D शेप्स होती है हमारे पास, जैसे स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, इसी तरीके से एक शेप होती है रेक्टेंगल। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर का मीनिंग यही है कि एक ऐसी फील्ड जो कि रेक्टेंगल की शेप के अंदर है। फील्ड का क्या मतलब है? फील्ड का मतलब होता है कोई भी खाली मैदान, कोई भी ओपन आप कह लें स्पेस, और इसको हम जो है खेत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में इस वर्ड को। तो यहाँ पे हम इसका मीनिंग ले रहे हैं कोई भी ओपन स्पेस, कोई भी आप कह लें खाली मैदान। तो एक ऐसा खाली मैदान है जो कि रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है, यानी रेक्टेंगल की शेप के अंदर है, 70 मीटर लॉन्ग, और उसकी जो लंबाई है, जो उसकी लेंथ है वो 70 मीटर है, एंड 60 मीटर वाइड, और उसकी जो विड्थ है, इसको आप चौड़ाई भी बोल सकते हैं उर्दू में, वो 60 मीटर है। यानी एक ऐसे मैदान के बारे में बताया जा रहा है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है। उसकी लेंथ हमें बता दी गई है 70 मीटर है, और उसकी विड्थ यानी उसकी चौड़ाई भी बता दी गई है, वो 60 मीटर है। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का। वाइड इज सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ी है, इसका क्या मतलब है? सराउंडेड बाय का मतलब है ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके चारों तरफ बाय अ कंक्रीट पाथ, यानी सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ का मतलब हुआ इस फील्ड के चारों तरफ एक कंक्रीट पाथ है। यानी ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, ऐसी फील्ड जो कि रेक्टेंगल की शेप के अंदर है, उसको चारों तरफ से एक कंक्रीट पाथ ने घेरा हुआ है, और वो ऐसा कंक्रीट पाथ है जिसकी यूनिफॉर्म विड्थ है। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब है वो पाथ जो इस फील्ड के चारों तरफ है, उसकी चौड़ाई किसी भी जगह से आप मेजर करेंगे तो वो सेम ही रहेगी, कहीं से भी बदलेगी नहीं। यानी जो कंक्रीट पाथ है उसकी विड्थ हमेशा क्या रहेगी? सेम। यूनिफॉर्म का मतलब है वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। गिवन दैट द एरिया ऑफ द पाथ इज़ 1024 मीटर स्क्वेयर। ये हमें उस पाथ का एरिया बताया गया है जो कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ है, यानी कंक्रीट पाथ। इस कंक्रीट पाथ का जो एरिया है, एरिया का मतलब जितनी वो स्पेस जो है कवर कर रहा है, वो है 1024 मीटर स्क्वेयर। फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। और हमने इसी कंक्रीट पाथ की जो कि चारों तरफ था, उसकी हमने विड्थ फाइंड करके दिखानी है, यानी उर्दू में अगर मैं इसको कहूँ तो उसकी चौड़ाई फाइंड करके दिखानी है। विड्थ का मतलब है चौड़ाई। तो हमारे पास, अगर मैं इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर लूँ, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और विड्थ बताई हुई है, उसके चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है कंक्रीट का, और उस पाथ का हमें एरिया भी बताया हुआ है, और हमसे उसी पाथ की विड्थ मालूम करने को कहा जा रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो ये बेस करता है, ये अपनी फिगर पे बेस करता है। अगर आप इसकी फिगर अच्छे से समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसकी फिगर को ड्रॉ ना करें या उसको अच्छे से ना समझें तो ये क्वेश्चन कुछ के लिए मुश्किल हो सकता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं कुछ स्टेप्स जो है कभी कभार एक्स्ट्रा भी कर देता हूँ, कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सब स्टेप्स को कभी कभार इतनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए वो एक चीज़ जो है फ़ायदेमंद हो जाती है। आप काफ़ी स्टेप्स जो हैं स्किप भी कर सकते हैं और टू द पॉइंट बात भी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि ऑडियंस हर तरह की होती है, इसलिए उनके लिहाज से हर चीज़ मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन कर दूँ, बेशक वो बहुत छोटी सी चीज़ भी हो। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी शेप देखते हैं कि ये किस तरह की शेप है जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो इसलिए हमने एक चीज़ तो नोटिस कर लेनी है कि इस चीज़ में जो चीज़ फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, वो है फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो मैंने इसलिए उसकी विड्थ का नाम खुद से यहाँ पे लेट कर लिया। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेट द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पाथ बी एक्स। इसको रेक्टेंगुलर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेक्टेंगल की चारों तरफ है, और अभी आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे रेक्टेंगल बनेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर कहा है। अगर आप इसको और भी बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप जस्ट ये भी लिख दें लेट द विड्थ बी एक्स, तो वो भी काफ़ी होगा। तो मैंने जो चीज़ फाइंड करनी है उसका नाम खुद से यहाँ पे एक्स रख दिया है। अब इसकी फिगर को हम चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये एक रेक्टेंगल है जिसका नाम हमने रखा हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, कोई खाली मैदान है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है। और इसकी लेंथ कितनी है? वो है 70 मीटर। ये इसकी लेंथ है 70 मीटर। और याद रहे जितनी लेंथ यहाँ पे होगी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, उतनी ही लेंथ नीचे वाली साइड की होगी। और इसी तरीके से इसकी विड्थ है, वो है हमारे पास 60 मीटर। और जितनी इसकी विड्थ होगी यहाँ पर,
उतनी ही विड्थ उसकी यहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब इसके चारों तरफ पाथ है, कंक्रीट पाथ है, उस पाथ को मैं यहाँ पे डार्क रेड लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये इसके चारों तरफ पाथ है, आप देख सकते हैं इस पाथ ने इस रेक्टेंगुलर फील्ड को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। ठीक है, तो इस सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ का मतलब यही था कि इस रेक्टेंगुलर के फील्ड के चारों तरफ इस तरह का कोई पाथ होगा। ये आप कह लें वो कंक्रीट पाथ है जिसके बारे में ऊपर क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। अब हम इस कंक्रीट पाथ को ब्रेक करेंगे, यानी जो कंक्रीट पाथ आउटसाइड आपको रेड बॉर्डर लाइन से नज़र आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। ब्रेक का मतलब ये हम इसमें कुछ चीज़ें ड्रॉ करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बोलते हैं। तो जब आप ये शेप बना लें तो हम कुछ इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, यानी ये मैंने एक डॉटेड लाइन से इसको इतना हिस्सा कट कर लिया, इसी तरीके से यहाँ से भी इतना हिस्सा कट कर लेंगे, और यही प्रोसीजर इसके चारों यानी बाकी जो 3 कॉर्नर्स हैं उस पर भी हम इस तरह ही करेंगे, यानी ये वाला भी कट लगाएंगे और इसी तरीके से हम बाकी सब भी कट कर लेंगे। और ये बेसिकली कहलाते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, यानी जब आपके पास इस तरह कोई क्वेश्चन आए उसको आसान बनाने के लिए ये स्टेप्स करने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बोलते हैं। इससे आपका क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। अब आप नोटिस करें जब मैंने ये चीज़ कर ली है तो अब मेरे पास बहुत सारे रेक्टेंगल बन गए हैं। आप देखें ये एक रेक्टेंगल है, इस तरह ये एक रेक्टेंगल है, मैं कॉर्नर्स की बात नहीं करना, कॉर्नर्स तो स्क्वायर हैं, अभी मैं शो भी करूँगा। इस तरह ये एक नीचे रेक्टेंगल है और इसी तरीके से एक ये भी रेक्टेंगल है, यानी पाथ जो है उसके अंदर काफ़ी सारे रेक्टेंगल आपको भी और भी अच्छे तरीके से दिख पाएंगे। अब आपको पता था कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो कंक्रीट पाथ है उसकी विड्थ यूनिफॉर्म है। उसकी विड्थ यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि इस कंक्रीट पाथ की यानी जो रेड बाउंड्री लाइन के इनसाइड और इस ब्लू बाउंड्री लाइन के बीच वाला एरिया, ये सारा पाथ है जहाँ पे ये मैं होवर कर रहा हूँ, तो ये सारे पाथ की जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म है, यानी इनकी चौड़ाई यूनिफॉर्म है। आप कहीं से भी कोई विड्थ निकालेंगे तो वो सेम ही आएगी। तो ये रेड डॉटेड लाइन, ये ब्लैक डॉटेड लाइन जो है ये विड्थ ही तो है इस कंक्रीट पाथ की, तो जितनी ये होगी उतनी ही ये ब्लैक डॉटेड लाइन होगी। इसी तरीके से जितनी यहाँ पे ये ब्लैक डॉटेड लाइन है ये भी विड्थ है, ये नीचे भी विड्थ है और ये बाकी सारी भी विड्थ है, यानी सब की सब सेम होने वाली हैं। और इनका नाम मैं पहले से ही रख चुका हूँ, वो क्या है, वो है एक्स। तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, क्योंकि ये विड्थ है और विड्थ के बारे में क्वेश्चन में बता दिया गया था कि यूनिफॉर्म है यानी सेम रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्स आएगा और इन बाकी सब के ऊपर भी एक्स ही आएगा, क्योंकि ये विड्थ है और विड्थ चेंज नहीं हो रही, वो यूनिफॉर्म है, वो एक जैसी ही रहेगी। तो जितनी यहाँ पर होगी उतनी ही बाकी जगह पर होगी। तो ये तो हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन की जो है फिगर के मुतालिक। अब इसी को देख कर हमने जो है अपनी इक्वेशन डेवलप करनी है। तो अब आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जो चीज़ हमें गिवन है वो गिवन ये है कि इस कंक्रीट पाथ का यानी जो रेड बाउंड्री लाइन और इस ब्लू बाउंड्री लाइन के दरमियान वाला जो रीजन बनता है, इस सब का टोटल एरिया यानी टोटल एरिया ऑफ अ कंक्रीट पाथ हमें गिवन है। और वो हमारे पास क्या गिवन है, वो है 1024, वो अभी हम देखेंगे। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे ए लिखा हुआ है, मैंने इसको कुछ सेक्शन बना लिए हैं, यानी इस वाले एक्स से लेकर इस वाले एक्स तक के जो दरमियान वाला रेक्टेंगल है इसका नाम मैंने रख लिया रेक्टेंगल नंबर ए। इसी तरीके से इन दोनों एक्स के दरमियान जो रेक्टेंगल बन रहा है इन डॉटेड लाइंस की मदद से, उसका नाम रख लिया रेक्टेंगल नंबर बी। इसी तरीके से यहाँ पे रेक्टेंगल नंबर सी, यानी इस एक्स के और इस एक्स के दरमियान, और इसी तरीके से रेक्टेंगल नंबर डी। मैंने इनको नेम कर दिया ताकि आपको समझाना आसान हो। ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, इन कॉर्नर्स की बात नहीं कर रहा, ये कॉर्नर्स स्क्वायर हैं। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। और आप देख सकते हैं ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो जाहिर बात है जितना यहाँ पे लेंथ होती है उतनी यहाँ पे सामने होनी थी, यानी ये भी एक्स होगा। और जितनी नीचे लेंथ होती है उतनी ये ऊपर होनी थी, तो ये भी एक्स होगा। तो ये सारे के सारे स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि सब साइड सेम आ रही हैं। इस तरह ये स्क्वायर होगा, ये कॉर्नर भी स्क्वायर होगा, ये कॉर्नर भी और ये वाला कॉर्नर भी। और जो नहीं होंगे वो रेक्टेंगल है, उनको ए बी सी और डी से मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। और जिस तरह का मैंने अभी आपको बताया था कि जो टोटल एरिया है कंक्रीट पाथ का वो गिवन है, वो है 1024 मीटर स्क्वायर। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हमें ये टोटल एरिया गिवन है, इसी की मदद से हम इक्वेशन अपनी डेवलप कर लेंगे। अब मुझे अगर टोटल एरिया पता है तो अगर मैं सिर्फ इस रेक्टेंगल नंबर ए का एरिया निकालूं, फिर रेक्टेंगल नंबर बी का एरिया निकालूं, फिर रेक्टेंगल नंबर सी का, फिर रेक्टेंगल नंबर डी का, और उसमें भी ये 4 एरियाज़ भी जो ये 4 स्क्वायर के बनते हैं, एक ये वाला स्क्वायर, एक ये दूसरा, एक ये तीसरा और ये चौथा, इन 4 के एरिया भी, इन सब एरियाज़ को फाइंड आउट करने के बाद अगर मैं प्लस कर दूं तो जाहिर बात है ये वो एरिया है
जो इस ब्लू लाइन के बाहर है और रेड लाइन के बिटवीन है, यानी रेड और ब्लू लाइन के जो बिटवीन एरिया है ये बेसिकली कंक्रीट पाथ का एरिया है। तो इसलिए अगर मैं इन सब का एरिया अलग अलग फाइंड करके प्लस भी करूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो 1024 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि टोटल एरिया जो कंक्रीट पाथ का बनता है वो बनता है 1024। तो इसलिए जो अगर पाथ का एरिया मैं खुद से अलग अलग निकाल कर ऐड भी करूँ तो वो 1024 के ही इक्वल आना चाहिए। और यही टेक्निक हम यूज़ करेंगे इसकी इक्वेशन को डेवलप करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, आर ई सी का मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है कुछ स्पेस सेव करने के लिए इसको ऐसे लिखा है। तो ये ए जो है इसका एरिया, इस रेक्टेंगल बी का एरिया, इस रेक्टेंगल सी का एरिया, इस रेक्टेंगल डी का एरिया, और ये जो 4 स्क्वायर हैं 1 2 3 और 4, ये जो 4 कॉर्नर पे स्क्वायर है, इन सब का एरिया अगर मैं प्लस करूं तो ये जाहिर बात है टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट पाथ के ही इक्वल आएगा, यानी 1024 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट पाथ का मतलब ही ये है वो एरिया जो इस रेड और ब्लू बाउंड्री लाइन के बिटवीन है चारों तरफ। तो हम जो एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी और ये 4 स्क्वायर वाला, तो इससे भी मुराद वही है। इसलिए इन चारों के एरिया को जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये इसी के इक्वल आना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एरियाज निकालेंगे कैसे। आपको जस्ट फार्मूला याद रखना है, चाहे स्क्वायर का एरिया हो चाहे रेक्टेंगल का एरिया हो, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करें तो एरिया आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ए वाले एरिया को देखूं तो लेंथ, ये सबसे जो लॉन्गर आपके पास डायमेंशन होती है इसको लेंथ बोलते हैं। ये 70 जो है इस रेक्टेंगल की लेंथ है अगर मैं ए वाले पार्ट की बात करूं तो, और ये इसकी ब्रेड्थ है या इसकी विड्थ है। तो अगर मैं इस ए वाले रेक्टेंगल का एरिया आपसे पूछूं तो आप कहेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है 70 और ब्रेड्थ कितनी है x, चाहे आप ये x ले लें या ये x ले लें, बात तो सेम ही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी 70 मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी भी वही होगा, क्योंकि वो ए के सामने है, और ए के अगर ये वाली 70 है तो ए के सामने वाली ये वाली जो लाइन होगी जिस पे मैं ये रेड डॉट आपको शो करवा रहा हूँ, ये मूव कर रहा है, ये वाली लाइन भी 70 ही होगी। और इसका एरिया जितना रेक्टेंगल का आएगा ए का, उतना ही रेक्टेंगल का आएगा सी का। इसी तरीके से अगर मैं बी वाले रेक्टेंगल की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 50, और ये इसके सामने बिल्कुल ये बी वाले रेक्टेंगल की साइड बनती है, तो ये भी कितनी होगी 50। और इस पे भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यही फार्मूला बनेगा, यानी लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, यानी लेंथ होगी इसकी 50 लॉन्गर पार्ट, और ये होगी इसकी ब्रेड्थ यानी x, तो इसका भी एरिया बनेगा 50 मल्टीप्लाई बाय x। तो बहुत क्लियर है कि 4 एरियाज हमारे पास यहाँ पे आएंगे इन रेक्टेंगल्स के लिहाज से। तो 2 तो 70 मल्टीप्लाई बाय x होंगे, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल A और एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, और 250 मल्टीप्लाई बाय x होंगे, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये देखिए जो पहला वाला एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है, यानी 70 मल्टीप्लाई बाय x, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए है, तो उसको 70 मल्टीप्लाई बाय x का मतलब है 70x। फिर इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये 50 है तो ये भी 50 होगी, तो 50 मल्टीप्लाई बाय x होगा, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो 50x, तो यहाँ पे 50x आ गया। जितना एरिया ए का था उतना ही सी का होना है, तो वो भी दोबारा से 70x, और जितना एरिया आपके पास बी का था उतना ही डी का होना है, बी का क्योंकि 50x था तो उसका भी 50x आ गया, यानी 2 मरतबा 50 और 2 मरतबा 70। अब एरिया ऑफ 4 स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी जो 4 स्क्वायर्स कॉर्नर में बन रहे हैं इनका एरिया 1 2 3 और 4, हमने एक का एरिया फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि चारों स्क्वायर सेम है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चारों का एरिया हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी ही एग्जांपल है, अगर आपको किसी भी कोई चीज़ है 10 है या 12 है, आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है और आपको एक चीज़ की कीमत पता हो तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कर देते हैं, तो आपको टोटल जो है ना वैल्यू पता चल जाती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि लेट से जो आपके पास एक कोई चॉकलेट है वो 5 रुपीज़ की है, तो 5 चॉकलेट्स कितने की होंगी, तो आप फौरी बता देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 25 की होंगी। तो इसी तरीके से ये 4 स्क्वायर्स हैं, अगर आपको एक स्क्वायर का एरिया पता चल जाए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा इन चारों स्क्वायर का एरिया कितना बनता है। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, अगर इसी को देख लें यानी x मल्टीप्लाई बाय x, तो x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, यानी एक एरिया जो होगा स्क्वायर का वो x स्क्वायर होगा। तो 4 का एरिया कितना बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, और बाकी सारी इक्वेशन मैंने 1024 मीटर स्क्वायर जो है एज इट इज़ लिख लिया। तो ये बन गई है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को जहन में रख लें, इसी को हम आगे सॉल्व करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये है हमारे पास वही वाली इक्वेशन जो अभी हमने सॉर्ट आउट की थी,
अब इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें 70x प्लस 50x प्लस 70x प्लस 50x ये सब के सब लाइक टर्म्स हैं, यानी एक जैसी हैं, इनको ऐड किया जा सकता है। तो हम इनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद 4x² टाइम्स 4x² हो जाएगा, और ये 1024 है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी। तो ये जो स्टार्ट में 4x² आ रहा है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय x² करने से आया है, तो यहाँ पे लिख दिया 4x²। 70 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 50 आप करेंगे तो आपको 240x आएगा, और प्लस 1024 को जब यहाँ पे मूव किया तो ये माइनस 1024 बन गया, और इस साइड पे इक्वेशन के यानी राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा, तो वहाँ पे 0 आ चुका है। अब आप देख सकते हैं 4, 240 और 1024 तीनों ही 4 पर डिवाइड होते हैं। जब भी ऐसा सिनेरियो बने कि कोई नंबर इन तीनों कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर रहा हो, इन दो कोफिशिएंट्स को और इस लास्ट वाले कांस्टेंट को डिवाइड कर रहा हो, तो आप वो ज़रूर जो है कॉमन ले लें, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 कॉमन लूँगा, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह। 4 बाहर कॉमन आ चुका है, 4 1 टाइम्स 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 1x² आया है। 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 60 टाइम्स 240 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 60x आया है, और 4 256 टाइम्स 1024 होता है, तो यहाँ पे 256 आया है, और इक्वल टू 0 साथ वैसे ही है। ये 4 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा? 0। इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप में ये 4 0 से डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ इक्वेशन बचेगी x² प्लस 60x माइनस 256 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको मैंने स्टार्टिंग जब जो स्टार्ट वाले क्वेश्चंस किए थे इस एक्सरसाइज के, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ कर रहे हैं। वो आप वहाँ से दोबारा से अगर आप देखना चाहें, उसकी प्रैक्टिस करना चाहें, उन क्वेश्चंस को करके आप वो दोबारा से सीख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस इक्वेशन को हमने मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करना है। उसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि जो चीज़ भी x² के साथ लिखी होती है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी 1 लिखा हुआ है, तो जब हम 1 को माइनस 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है माइनस 256 ही आंसर मिलेगा। तो मेरे पास 1 को जब माइनस 256 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मिलेगा माइनस 256। अब हमने अगली दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती हैं। ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से तो यही नंबर यानी माइनस 256 मिले, और ऐड ये सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म यानी x के साथ वाली टर्म यानी प्लस 60 जैसे यहाँ पे लिखी हुई है वो मिले। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, उसी के ज़रिए हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, यानी 60 को ब्रेक करके उस फॉर्म में लिख लेंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो मैंने ढूंढ लिया है। वो है 64 और -4। अगर आप 64 को -4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 256 आता है, और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए साथ में माइनस आएगा यानी -256। तो आपको दो नंबर ऐसे मिल रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -256 मिल रहा है। अगर इन्हीं दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें सेंटर वाली टर्म यानी मिड टर्म मिल गई तो हमारे लिए मिड टर्म ब्रेक आसान हो चुकी है। और आप देख सकते हैं अगर मैं 64 में से -4 कर दूं, यानी यही नंबर यूज़ किया और यहाँ से भी 4 ही यूज़ किया है, तो 64 - 4 कितना होता है? वो होता है 60 यानी मिडिल टर्म। अब आप याद रखें इस दूसरे स्टेप में जो साइन का रोल है वो बड़ा अहम होता है। आपने यहाँ पे साइन खुद से मॉडिफाई करने होते हैं। तो ये मॉडिफाई करने का एक मेथड ये होता है कि आप देखें यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ कौन सा साइन है। मिडिल टर्म है 60 और इसके साथ है प्लस का साइन। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी दो नंबर आपने चूज़ किए हुए हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके साथ वही साइन आएगा जो यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ होता है। यानी 60 के साथ प्लस का है तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है यानी 64 उसके साथ भी प्लस का आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 64 प्लस का है, वो लिखा हुआ नहीं है यानी ऑब्वियस है वो 64 प्लस का है। तो अगर बीच में अब साइन बचता है तो वो दो ही हो सकते हैं, या तो माइनस हो सकता है या तो प्लस हो सकता है। तो जाहिर बात है 64 + 4 तो कभी भी 60 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस। तो 64 - 4 ही 60 होगा। और इन्हीं दो नंबर को आपको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी करके दिखाया है, तो वो आपको वही नंबर दे रहे हैं जो मैंने कहा था यानी -256। अब इन्हीं दो नंबर को यहाँ पे मिडिल टर्म की सूरत में ब्रेक करने के बाद 60 को लिख लेते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी x² वैसे ही, ये एक पहला नंबर 64x, वेरिएबल वही यूज़ करते हैं जो यहाँ मिडिल टर्म के साथ होता है। फिर दूसरा नंबर यानी -4x और एंड पे -256 इक्वल टू 0। अब इन दो को पेयर बना लेते हैं, x² और 64x को, और ये लास्ट 2 को पेयर बना लेते हैं और इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो जो पहले दो हैं इनमें से x कॉमन आ रहा है, x बाहर आ चुका है। x² में से एक x बाहर आ चुका है तो अंदर एक ही x बचेगा। 64 तो कॉमन नहीं था वैसे ही आएगा, ये वाला x बाहर कॉमन आ चुका है तो उसको अंदर नहीं लिखेंगे। मैं आपको टेक्निक बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ पहले कि जो चीज़ कॉमन निकाल रहे होते हैं उसको फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म से डिवाइड कर दें, जो आंसर मिलता है वही ब्रैकेट्स के इनसाइड आ रहा होता है।
तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देख लें तो x को x स्क्वायर पे x स्क्वायर और x को डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल आउट होगा, एक x ही बचेगा आंसर में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 64x को x पे डिवाइड करेंगे, x कैंसिल आउट होगा, सिर्फ 64 बचा है, तो 64 ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये दोनों माइनस के साथ है, माइनस तो बाहर आएगा ही। 4 और 256 जो है दोनों एक ही नंबर पर डिवाइड होते हैं, यानी 4 पर डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे बाहर 4 कॉमन आ चुका है। 4 1 टाइम्स 4 होता है, इसलिए अंदर 1x लिखा हुआ है। 1 लिखें ना लिखें एक ही मतलब है। माइनस माइनस टाइम्स प्लस हो चुका है, जब भी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं या लगाते हैं और बाहर माइनस का साइन हो, अंदर साइन चेंज करते हैं। और 464 टाइम्स 256 होता है, तो यहाँ पे 64 लिखा हुआ है। अब आपको पता है जब दो चीज़ें सेम आ जाएं इसका मतलब मिड टर्म ब्रेक आपने ठीक किया है। तो जो चीज़ सेम होती है उसको एक मरतबा लिखते हैं, और जो ब्रैकेट्स के यहाँ पे बाहर आ रही होती है इनको भी मिलाकर एक मरतबा लिखते हैं। तो ये तो मेरे पास वही इक्वेशन है जो भी हमने सॉर्ट आउट की है, और इसको फर्दर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक मरतबा जो चीज़ रिपीट हो रही है यानी x + 64, और एक मरतबा ये x और ये जो बाहर -4 है इनको मिलाकर। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और 0 के इक्वल हों तो आप इनको सेपरेटली सॉल्व करते हैं, यानी x + 64 अलग से 0 के इक्वल आएगा और x - 4 अलग से 0 के इक्वल आएगा। x + 64 अलग से 0 के इक्वल आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये +64 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके -64 हो जाएगा, यानी 0 - 64 जो कि -64 होता है। इस आंसर को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे विड्थ की बात कर रहे हैं, और ये लेंथ विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये आंसर हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम दूसरे आंसर की बात करेंगे। तो दूसरा आंसर है x - 4 = 0, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो ये -4 जब इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये बन जाएगा 0 + 4, और 0 + 4 कितना होता है 4। तो हम ये वाला ही आंसर पिक करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि लेंथ विड्थ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो x हमने फाइंड करना था, और x क्या थी, विड्थ ऑफ अ पाथ, वही हमने फाइंड करके दिखानी थी। तो इसका मतलब है जो विड्थ ऑफ अ पाथ है यानी x वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 4 मीटर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था।